Suppose an external force F total external force जो है F acts on a system of mass capital M and produces an acceleration ACM in its center of mass. Then F is equal to M into ACM. मतलब मैंने ये कहा कि हमारे पास कोई सिस्टम है और सिस्टम जो है वो 2 पार्टिकल का ना लेकर n पार्टिकल का सिस्टम दे रहे हैं. तो वो जो पूरा का पूरा सिस्टम है उस पूरे सिस्टम का जो पूरा मास है टोटल मास उसको कैपिटल M मान लिया और उसकी जो टोटल फोर्स है उसको F ठीक है वो मान लिया. तो F इज इक्वल टू M होता है. यहाँ पर है F इज इक्वल टू M इंटू एक्सेलरेशन ma. ये हो गया. इसके बाद है इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स. जब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगी तो जो हमारा F है ये 0 के इक्वल हो जाएगा. इसका मतलब क्या है M इंटू ACM इज इक्वल टू 0. ठीक है. और यहाँ पर जब मास है कांस्टेंट तो इसको यहाँ ले जाओ तो ये हो जाएगा ACM यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास 0 अपॉन M. 0 अपॉन M तो 0 ही हो गया. ठीक है. अब ये जो एक्सेलरेशन ऑफ मास है, एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है d बाई dt ऑफ वेलोसिटी. तो d बाई dt ऑफ BCM सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है उसका d बाई dt उसका डिफरेंशियल करेंगे तो वो 0 के बराबर आ जाएगा. अच्छा, किसी भी टर्म का अगर डिफरेंशियल 0 आ रहा है तो वो टर्म क्या होती है? कांस्टेंट. हमेशा कांस्टेंट का डिफरेंशियल ही 0 के बराबर आता है. As the derivative of a constant is 0, so VCM is equal to constant. Velocity of center of mass is constant. तो इसलिए ये कहा गया कि जो हमारा कोई भी अगर सिस्टम है n पार्टिकल्स का सिस्टम है तो उसमें हम ये कहेंगे कि जो वेलोसिटी है वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट होगी अगर उस पर लगने वाला टोटल एक्सटर्नल फोर्स अगर वो नहीं होगा तो. इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट. ठीक. Where VCM is the velocity of the center of mass, hence in the absence of any external force, the center of mass of a system moves with a uniform velocity. This is called Newton's first law of motion. इसको न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्यों कहा जाता है? न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में क्या था कि a body continues to be in its state of rest or of uniform motion. रेस्ट में है तो भी हम एक तरह से कहेंगे ना कि उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, 0 है ना, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है. और अगर कोई बॉडी कांस्टेंट मोशन से चल रही है तब भी हम क्या बोलेंगे कि उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है. तो अ बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अंटिल एंड अनलेस सम एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाइड ऑन इट. तो जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करी जाती यानी कि जब तक एक्सटर्नल फोर्स 0 रखी जाती है तब तक उसकी वेलोसिटी कितनी रहती है? कांस्टेंट रहती है. ठीक है. इट कंटिन्यूज टू बी इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन. तो इसीलिए ये वाला जो प्रूफ है इसको हम न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी कह सकते हैं. तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आप सेंटर ऑफ मास के कंटेक्स्ट में न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन प्रूव करके दिखाइए. तो ये वही चीज़ प्रूव करी है आपने. समझ गए? ठीक है. द पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास एट एनी इंस्टेंट t इज गिवन बाई द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास. सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन वेक्टर है RCM ब्रैकेट में लिखिएगा t इज इक्वल टू R CM और ब्रैकेट में लिखिएगा 0 प्लस VCM इंटू टी. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मुझे पोजीशन वेक्टर निकालना है सेंटर ऑफ मास का तो मैं ये देखूंगा कि उसका इनिशियल पोजीशन था क्या कुछ. हमने ये कहा कि हो सकता है उसका कुछ इनिशियली उसका कुछ पोजीशन रहा हो. तो जो इनिशियली उसका पोजीशन रहेगा उसको मैं 0 लिखूंगा. 0 ब्रैकेट में लिखने का मतलब क्या है कि टाइम t इज इक्वल टू 0 पर जो उसकी पोजीशन थी वो प्लस वेलोसिटी की वजह से जो उसकी पोजीशन हुई वो. तो वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम जब हम करेंगे तो स्पीड इनटू टाइम क्या होता है? डिस्टेंस दे देता है. यानी कि वेलोसिटी इनटू टाइम मेरे को उसकी पोजीशन दे देगा. ठीक है. तो ये उसका हो गया कि अगर हम पोजीशन वेक्टर किसी का निकालना चाहते हैं किसी भी सिस्टम का तो ऐसे लिखा जा सकता है उसको. अब अगला देखिएगा जी. ये तो हमारा हुआ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज कांस्टेंट इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स. फिर है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. पेज नंबर 9 पर बिल्कुल नीचे जो टॉपिक है वो है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. आप पेज नंबर 10 पर आ जाइए. कंसीडर अ सिस्टम ऑफ m पार्टिकल्स ऑफ मासेस m1 m2 m3 till mn
Suppose the forces F1, F2, F3 till Fn exerted on them produce accelerations A1, A2, A3 till En respectively. In the absence of any external force, मैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम देखना चाह रहा हूँ किसमें, एक n पार्टिकल सिस्टम में, तो सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट यूज़ करेंगे। और कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का मतलब क्या है कि जैसे हमारा वेलोसिटी कांस्टेंट आई है, इसी तरीके से हमारा टोटल मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट आना चाहिए यहाँ पर। तो हम ये कहेंगे कि कोई भी अगर एक सिस्टम है n पार्टिकल्स का, तो उसका टोटल मोमेंटम अगर हमारा कांस्टेंट आता है, तो मैं कहूँगा कि लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन लॉ यहाँ पर भी सेटिस्फाई हो गया। देखिएगा कैसे करना है। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का जो पहली कंडीशन होती है, वो पहली कंडीशन ही ये होती है कि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगनी चाहिए। हमने ये देखा कि एक गाड़ी और दूसरी गाड़ी अगर टकरा गई तो उस पर कोई तीसरा आकर फोर्स ना लगाए, तभी मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमारा सेटिस्फाई होता है कि मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो इसका मतलब जो एक्सटर्नल फोर्स है वो नहीं होनी चाहिए। तो क्या है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में पहली कंडीशन ये है कि भाई एक्सटर्नल फोर्स कोई भी ना हो। तो एक्सटर्नल फोर्स को F डॉट बोल दिया इज इक्वल टू 0। ये जो एक्सटर्नल फोर्स है ये कैसे निकली, जितनी भी एक्सटर्नल फोर्सेज हैं सबका सम इज इक्वल टू 0। F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर प्लस डॉट 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 टिल Fn वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो टोटल एक्सटर्नल फोर्स 0 होनी चाहिए। तो उसका मतलब क्या है कि जितनी भी फोर्सेज हैं एक्सटर्नल फोर्सेज, मान लीजिए F1, F2, F3 टिल Fn है, तो उन सबका सम जो है वो 0 के बराबर होना चाहिए रिजल्टेंट। ठीक है, अच्छा F1 को क्या बोलेंगे, M1A1 वेक्टर प्लस M2A2 वेक्टर प्लस M3A3 वेक्टर प्लस MnAn वेक्टर इज इक्वल टू 0। A1 का फॉर्मूला लिखिए। A1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, d बाई डी टी ऑफ V1 वेक्टर M1 है, ऐसे M2 dV2 बाई डी टी, ऐसे M3 के बाद A3 क्या हो जाएगा dV3 बाई डी टी Mn dVn बाई डी टी इज इक्वल टू 0। ये हो गया। अब देखिएगा इसके बाद क्या करेंगे कि M1 dV1 बाई डी टी, हम ये जानते हैं कि अगर कोई कांस्टेंट बाहर लिखा हुआ है डिफरेंशियल के, तो उस कांस्टेंट को अंदर भी ले जाया जा सकता है, ले जाओ अंदर। ये क्या हो गया, d बाई डी टी ऑफ M1V1 वेक्टर, इसको M2 को अंदर ले जाओ, d बाई डी टी ऑफ M2V2 वेक्टर, फिर M3 को अंदर ले जाओ, प्लस d बाई डी टी ऑफ M3V3 वेक्टर, कितना हो गया, प्लस डॉट 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 d बाई डी टी ऑफ MnVn वेक्टर इज इक्वल टू 0। यहाँ तक बताइए भाई, ऑनलाइन वालों को क्लियर है इतना? यस सर। ठीक है, अब जरा बताइए मेरे को, ये M1V1 क्या होता है, m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है, मोमेंटम। ठीक है, तो इसको पार्टिकल वन का मोमेंटम बोल देंगे, d बाई डी टी ऑफ P1 वेक्टर, d बाई डी टी ऑफ P1 वेक्टर प्लस d बाई डी टी ऑफ P2 वेक्टर प्लस d बाई डी टी ऑफ P3 वेक्टर प्लस डॉट 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 d बाई डी टी ऑफ Pn वेक्टर इज इक्वल टू 0। क्या करिएगा कि सभी में d बाई डी टी हो रहा है, सबका डिफरेंशियल हो रहा है, तो क्या करिए d बाई डी टी कॉमन ले लो। ठीक है, और आगे आप समझ ही गए होंगे, d बाई डी टी कॉमन ले लेंगे हम, और ब्रैकेट में क्या बचा, P1 वेक्टर
प्लस P2 वेक्टर प्लस P3 वेक्टर प्लस डॉट 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 टिल Pn वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो ये इतनी बड़ी टर्म जो ब्रैकेट में आ रही है इस पूरे का डिफरेंशियल हो रहा है और वो 0 है। तो अगर किसी भी टर्म का डिफरेंशियल 0 है तो वो टर्म क्या होती है? कांस्टेंट। कांस्टेंट का डिफरेंशियल ही तो 0 होता है। तो हम क्या कहेंगे? P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर प्लस P3 वेक्टर प्लस डॉट 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 टिल Pn वेक्टर इज इक्वल टू कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशियल ही 0 होता है। तो दिस प्रूव्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम फॉर अ n पार्टिकल सिस्टम। n पार्टिकल सिस्टम में भी आपका लीनियर मोमेंटम का जो लॉ है ये कंजर्व्ड रहेगा। ठीक है, तो where p vector is the total linear momentum of the system, hence if no net external force acts on a system, the total linear momentum of the system is conserved. This is called the law of conservation of linear momentum। ठीक है, ये हमारा दूसरा टॉपिक ये कंप्लीट हुआ। तो पहला इसमें क्या था? ये पहले में हमारा ये था कि जो वेलोसिटी है इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक, दूसरा क्या था कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है वो n पार्टिकल सिस्टम पर भी एप्लीकेबल है। तो वो यहाँ पर हमने प्रूव करके दिखाया कि P1 P2 P3 टिल Pn ये सारा का सारा सम ऑफ ऑल मोमेंटम्स इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये हो गया। और जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू कांस्टेंट जो हमने देखा उसको हम फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का प्रूफ भी कह सकते हैं। ठीक है, अगला देखेंगे मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर ऑफ मास का मोशन हमको देखना है। चलिए जी, द पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ n पार्टिकल सिस्टम इज गिवन बाई, अगर हमारे पास कोई n पार्टिकल सिस्टम है तो n पार्टिकल सिस्टम का जो पोजीशन वेक्टर है ये हमने कल देखा, कल हमने ये प्रूफ देखा था और उसमें हमने देखा था कि RCM की वैल्यू क्या आती है। तो अगला टॉपिक है मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। मोशन ऑफ center of mass, the position vector of the center of mass of n particle system is given by RCM vector is equal to m1 r1 vector plus m2 r2 vector plus m3 r3 vector plus dot 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 till mn rn vector upon m1 प्लस m2 प्लस m3 टिल कहाँ तक? mn तक। ठीक है, इसके बाद देखिएगा ये जो टोटल मास है इसको तो कैपिटल M बोल सकते हैं। तो RCM वेक्टर इज इक्वल टू m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर और ऐसे करते करते लास्ट में mn rn वेक्टर अपॉन कैपिटल M, अपॉन कैपिटल M। ये हो गया। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t, दोनों तरफ आप t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। with respect to t, so dy dt of RCM हम यहाँ पर करना क्या चाह रहे हैं? ये है मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का मतलब क्या है? सेंटर ऑफ मास में भी मोशन होता है। हमें ये चीज़ यहाँ पर प्रूव करके दिखानी है कि सेंटर ऑफ मास ऐसा नहीं है कि एक जगह फिक्स हो गया वहीं के वहीं बैठ गया, उसमें भी मोशन होता है। तो ये चीज़ प्रूव करके दिखानी है। तो किसी भी चीज़ में अगर मोशन है तो इसका मतलब क्या है कि उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है यहाँ पर, बस इतना। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टी। तो टी के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएट करा तो ये हो जाएगा m तो कांस्टेंट है डिनोमिनेटर वाला, तो इसको अलग निकालो 1/m और ये m1 r1 m2 r2 m3 r3 टिल mn rn सारे के सारे डिफरेंशिएट होंगे। तो dy dt ऑफ
m1 Rn vector plus d by dt of m2 R2 vector plus d by dt of m3 R3 vector plus dot 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 d by dt of mn Rn vector ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अच्छा जी, अब क्या करा हमने, यहाँ पर ये जो डी बाई डी टी ऑफ आर सी एम है, तो आर क्या है, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन, पोजीशन को डिफरेंशिएट करते हैं तो वेलोसिटी आ जाती है, और इसको सीधा सीधा वी सी एम वैक्टर लिख सकते हैं। वी सी एम वैक्टर इज इक्वल टू 1/m, और यहाँ पर आप क्या करिए, हर एक में कांस्टेंट को बाहर लेते चलो, तो m1 को बाहर ले लिया, क्या बचा, dr1 वेक्टर बाई dt प्लस m2 को बाहर ले लीजिए, तो यहाँ क्या बचा, dr2 वेक्टर बाई dt प्लस m3 को बाहर ले लीजिए, यहाँ पर dr3 वेक्टर बाई dt प्लस डॉट 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 टिल mn को बाहर ले लीजिए, तो drn वेक्टर बाई dt, ये हो गया। अब क्या करें, VCM वेक्टर इज इक्वल टू 1/m dr1 बाई dt, आप जानते हैं क्या हो गया, v1, ठीक, ये क्या हो गया, m1 v1 प्लस dr2 बाई dt, ये क्या हो गया, v2, तो m2 v2 प्लस m3 v3, और इसी तरह से लास्ट में mn vn, ये हो गया। फिर क्या करिएगा कि VCM वेक्टर इज इक्वल टू 1/m, ये क्या हो गया, P1 वेक्टर, P2 वेक्टर, P3 वेक्टर, डॉट डॉट डॉट, ये लास्ट वाला क्या हो गया, Pn वेक्टर, सारे मोमेंटम्स का सम है। तो आप ये देखिए, ये वाला जो है ये इससे अलग कैसे है, यहाँ पर भी तो सारे मोमेंटम्स का सम ही हमने निकाला था, ये इससे अलग कैसे है। यहाँ पर हमने कहा था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रूव कर रहे हैं तो वो होता है हमेशा इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। तो यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स की एब्सेंस नहीं होगी, जब एक्सटर्नल फोर्स की एब्सेंस नहीं होगी तभी तो सेंटर ऑफ मास में कुछ ना कुछ मोशन होगा, तो इस वजह से इसको हम जीरो नहीं कह सकते। ठीक है, वैसे आप ये कहेंगे कि ये तो कांस्टेंट रहेगा, जैसे हम इसको नहीं कह सकते यहाँ पर कांस्टेंट, हमने कहा कि इस पूरे टोटल मोमेंटम की वैल्यू ले ली हमने, कैपिटल P वेक्टर, VCM वेक्टर इज इक्वल टू 1/m इनटू कैपिटल P वेक्टर, ये हो गया। तो ये हमारा वेलोसिटी आ गया सेंटर ऑफ मास का, या फिर यहाँ से हम सेंटर ऑफ मास का पूरा मोमेंटम जो है वो निकाल सकते हैं, वो हो गया VCM वेक्टर इनटू कैपिटल M। ये this equation shows that the total linear momentum of a system of particles is equal to the product of the total mass of the system is equal to the product of the total mass of the system and the velocity of its center of mass and the velocity of its center of mass। यहाँ तक बता दीजिए भाई, सभी को क्लियर है? बता दो भाई, ऑनलाइन वाले भी क्लियर है सभी को? कोई चीज़ एक्सप्लेन करनी हो दोबारा तो बताइए। नहीं क्लियर है सभी को, बताओ। चलिए ठीक है जी। अच्छा 1 मिनट रुकिए, बस अभी आ रहा हूँ, फिर करते हैं आगे।
या फिर कांस्टेंट हो जाएगा, दो चीज़ें हो जाएगी, ठीक है ना, जैसा हमने इससे पहले वाले में, ठीक है। चलिए देखते हैं। आगे फिर एक क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ यूनिफॉर्म एल शेप्ड लैमिना, अ थिन प्लेट विद डायमेंशंस एज शोन इन द फिगर अलोंगसाइड, द मास ऑफ द लैमिना इज 3 किलोग्राम। तो फाइंड द सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास क्या होता है? अगर सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करने के लिए बोला जाए तो ये बताना है कि इस पूरी की पूरी जो बॉडी है इसका सेंटर ऑफ मास किस पॉइंट पर लोकेटेड होगा, हमको वो बताना है, ठीक है ना, यानी कि उसकी पोजीशन बतानी है। तो क्या करेंगे, जैसा कि ये डायग्राम दे रखा है, ये बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं और कई बार ऐसे ना क्वेश्चंस एग्जाम में आते भी हैं। ये क्वेश्चन जो मैंने इसमें इंक्लूड करा है एनसीईआरटी का है क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिएगा कैसे करेंगे इसको। ग्राफ की फॉर्म में ही आपको दे रखा होगा, कोई भी डायग्राम बनाकर दे रखा होगा, जैसे मान लो हो सकता है स्क्वायर हो सकता है रेक्टेंगल हो सकता है कोई और दूसरी फिगर हो, लेकिन सिमेट्रिकल फिगर होगी ताकि उसके आप कोऑर्डिनेट्स आसानी से फाइंड आउट कर सकें, ऐसी फिगर होगी। यहाँ पर भी आप ये देखिएगा कि आपको कुछ रेक्टेंगुलर सी फिगर दिखाई दे रही है, एल शेप है ये। तो देखिएगा ये जो क्वेश्चन है इसमें ऐसे दिया है कि ये तो वाई एक्सिस हो गई, ठीक है, और ये एक्स एक्सिस हो गई, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये हमारे पास है। इधर ओरिजिन है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स हम जानते ही हैं क्या होता है, 0, 0। फिर इधर इन्होंने बोला ए बी डी, अच्छा ए बी डी ई एफ, सी क्यों नहीं लिया, क्योंकि सी इज फॉर सेंटर ऑफ मास। तो इसको बोला, इस वाले पॉइंट को बोला A 2, 0, ये वाला जो पॉइंट है इसको बोला B है 2, 1, ये वाला पॉइंट है D 1, 1, ये पॉइंट है E 1, 2, ये पॉइंट है F 0, 2, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमको दे रखा है, वो बोल रहे हैं कि इसका सेंटर ऑफ मास आपको बताना। तो यहाँ से मुझे ये समझ में आ रहा है ये 0, 0 है भाई, एक्स एक्सिस पर लाई करने वाले जितने भी पॉइंट होंगे उसमें वाई कोऑर्डिनेट तो 0 ही होगा। और ये वाला पॉइंट 1, 1 है, इसका मतलब ये वाली जो लेंथ है, ये वाली लेंथ कितनी हो गई, 1 हो गई, ये वाली हाइट कितनी हो गई, 1 हो गई, और इसी तरह से ये 1 है तो इसका मतलब ये वाली जो है ये भी 1 ही होगी। ये तो एक स्क्वायर हो गया, ये तो एक तरह से एक स्क्वायर हो गया। फिर मैं कहता हूँ कि जब ये 2 दे रखी है ये लेंथ, 2 का मतलब क्या है, यहाँ पर x 0 था, यहाँ पर x 2 है, तो इसका मतलब ये भी 1 है, ये भी 1 है,
और ये पॉइंट दे रखा है 2,1, मतलब ये वाली भी 1 है, तो ये भी एक स्क्वायर हो गया। और ऐसे ही अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 है और यहाँ y की वैल्यू 2 हो गई, तो और यहाँ से यहाँ तक y की वैल्यू 1 थी, तो ये वाली वैल्यू जो है ये भी 1 हो गई, ये भी 1 हो गई। तभी तो टोटल लेंथ यहाँ से यहाँ तक वाली टोटल हाइट तभी तो 2 होगी, और यहाँ से यहाँ तक तो 1 है ही। तो इसका मतलब भाई ये जो रेक्टेंगल, ये जो एल शेप्ड लैमिना बन रहा है ना, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 3 स्क्वायर्स। यहाँ पर 3 स्क्वायर्स हैं, ठीक है। हो सकता है स्क्वायर ना हो, आप फिगर को एनालाइज करके आप ये देखेंगे, हो सकता है कहीं एक रेक्टेंगल हो 2 स्क्वायर्स हो, तो इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, जरूर बनता है। तो आप ये देखिएगा, हम ये कहेंगे दिस एल शेप्ड लैमिना, एल शेप्ड लैमिना, लैमिना का मतलब क्या होता है, एक थिन शीट, एक पतली सी शीट। दिस एल शेप्ड लैमिना इज कंपोज्ड ऑफ 3 स्क्वायर्स, is composed of 3 squares, 3 squares। तो 3 स्क्वायर हैं, और ऐसा नहीं है कि एक जो स्क्वायर है उसकी डायमेंशन 2/2 हो, एक की डायमेंशन 1/1 हो, सभी की डायमेंशन बराबर है, 1/1, ये भी 1/1 का, ये भी 1/1 का, ठीक है। तो कंपोज्ड ऑफ 3 स्क्वायर्स ऑफ इक्वल डायमेंशंस, तीनों ही स्क्वायर्स की डायमेंशंस इक्वल हैं, कितनी है, 1/1, 1 क्रॉस 1, 1 क्रॉस 1 का मतलब क्या है कि लेंथ भी 1 और ब्रेथ भी 1। अच्छा जी, इसके बाद हम ये कहेंगे कि ये जो स्क्वायर है इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर हो गया, ये वाले स्क्वायर का सेंटर ऑफ मास यहाँ पर हो गया, ये वाले स्क्वायर का सेंटर ऑफ मास यहाँ पर हो गया। तो ये जो तीनों स्क्वायर्स हैं, इन तीनों स्क्वायर्स से मिलकर ये लेमिना बन रहा है, तो हम इन तीनों का सेंटर ऑफ मास निकाल लेंगे, एनालाइज कर लेंगे। सेंटर ऑफ मास, जब कोई सिमेट्रिकल फिगर होती है तो उसका सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पर आता है, उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर आता है। तो ज्योमेट्रिकल सेंटर पर किस तरीके से निकलेगा देखिएगा, एक टेबल बनाते हैं, ऐसे क्वेश्चंस में एक टेबल बनानी होती है हमको। यहाँ पर एक लाइन और नोट करेंगे, since the mass of this lamina is 3 kilogram, so it will be distributed equally among all 3 squares, that is each square will be of 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम का ये, 1 किलोग्राम का ये, 1 किलोग्राम का ये, क्योंकि तीनों ही स्क्वायर आइडेंटिकल है, टोटल मास 3 किलोग्राम का मतलब ही है कि वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा मास उसमें, ठीक है ना। अच्छा, तो 1 kg 1 kg 1 kg तीनों का हो गया मास। उसके बाद मैं ये कहूँगा कि कोऑर्डिनेट्स of C1, C2 and C3, इस वाले पॉइंट को बोल दीजिए C1, इस वाले पॉइंट को बोल दीजिए C2 और इस वाले पॉइंट को बोल दीजिए C3। C किसके लिए होता है, C इज फॉर सेंटर ऑफ मास, इसीलिए इस फिगर में आप ये देखिए ABDEF दे रखा है, C नहीं दे रखा है, ठीक है। अच्छा, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ C1, C2, C3 कैसे निकालेंगे आप, यहाँ लिखें C1, यहाँ लिखें C2, यहाँ लिखें C3। इधर लिखें X, इधर लिखें Y। जरा C1 के कोऑर्डिनेट देखो, तो C1 के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, X और Y क्या होंगे,
C1 के लिए मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, C1 का x वाली वैल्यू कैसे पता लगेगी मेरे को, यहाँ से यहाँ तक, तो भाई C1 कहाँ आएगा, सेंटर ऑफ मास मतलब इसके सेंटर पर, तो x में कितनी लेंथ है 1, तो 1 का हाफ कितना हो गया 1/2, और ऐसे ही y की कितनी हाइट है 1, तो उसका हाफ कितना हो गया 1/2, तो इसके कोऑर्डिनेट C1 के क्या हो गए 1/2, 1/2, तो मैं x में लिखूंगा 1/2 और y में भी 1/2, 1/2, 1/2, ये हो गया। इसी तरह से अब मैं C2 की बात करूंगा, तो C2 तक कितना 1 तो ये और इसका आधा, तो 1 + 1/2 कितना हो गया 3/2, ठीक है। तो वो C2 के लिए हो गया x का वैल्यू हो गया 3/2, लेकिन हाइट सेम रहेगी, हाइट सेम रहेगी, यहाँ से यहाँ तक वाली हाइट तो सेम ही रहेगी, 1 का आधा है यानी कि 1/2, ये हो गया 1/2। फिर C3 की बात करते हैं, तो C3 के लिए भाई x कोऑर्डिनेट तो यही है, ओवरलैप कर रहा है, यही है x कोऑर्डिनेट, तो कितना होगा 1/2, लेकिन y कोऑर्डिनेट यहाँ कितना हो जाएगा 1 + 1/2, यानी कि y कोऑर्डिनेट 3/2 हो जाएगा, तो ये हो गया 1/2 और 3/2। सो XCM सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट XCM कैसे निकलेगा, m1 x1 वेटेड एवरेज होता है ना, मतलब मास से मल्टीप्लाई करते हैं, m1 x1 + m2 x2 + m3 x3 अपॉन m1 + m2 + m3 m3 x3 अपॉन m1 + m2 + m3। देखिए भाई m1 x1 कैसे निकलेगा, m1 कितना है, हर एक का मास 1 kg 1 kg 1 kg हो गया, तो 1 × x1 कितना 1/2 प्लस m2 भी तो 1 kg है, और x2 कितना है, x2 मतलब सेंटर ऑफ मास 2 का C2 का x कोऑर्डिनेट, तो x2 हो गया 3/2 प्लस m1 है, और x3 कितना C3 का x कोऑर्डिनेट 1/2, डिनोमिनेटर में 1 + 1 + 1 m1 + m2 + m3, तो 1/2 प्लस 3/2 प्लस 1/2 अपॉन 3, ठीक है, 1/2 प्लस 3/2, तो तीनों का डिनोमिनेटर 2 2 2 है, तो 1 + 3 4, 4 + 1 = 5, तो 5/2 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है, कैसे लिखोगे 5/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2, क्या आ गया 5/6, ठीक है। तो XCM जो है ये तो आ गया 5/6, XCM इज 5/6, इसी तरीके से निकालो YCM भी यही आएगा। YCM के लिए m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, m1 y1 1 × 1/2, m2 y2 1 × 1/2, m3 y3 1 × 3/2, m1 प्लस m2 प्लस m3 1/2 प्लस 1/2 प्लस 3/2 अपॉन 3, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 3/2 कितना हो गया, अगेन 5/2 डिवाइडेड बाई 3, तो इसका रिजल्ट भी 6 हो गया। देयरफॉर RCM क्या हो जाएगा 5/6, 5/6, ठीक है। अगर मान लीजिए हमें RCM वेक्टर लिखना है, अगर मान लीजिए ऐसे लिखना है RCM वेक्टर, तो उसको क्या लिखेंगे 5/6 i कैप प्लस 5/6 j कैप, ठीक है। मान लो कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए जिसमें z कोऑर्डिनेट भी दे रखा है, तो फिर वही करना है m1 z1 प्लस m2 z2 प्लस m3 z3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, ठीक है। चलिए जी, यहाँ तक आते आते आपका जो सेंटर ऑफ मास वाला पोर्शन है वो टोटली खत्म होता है, और इसमें जो हमने 4-5 डेरिवेशंस करी हैं भाई वो इंपॉर्टेंट है, उनको मत छोड़ना, आप डायरेक्ट क्वेश्चन उसमें आता है, ठीक है। तो देखिएगा अगला फिर स्टार्ट करते हैं रिजिड बॉडी वाला टॉपिक, पेज नंबर 12 पर आ जाइए। रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी नाम से ही पता है जो बॉडी कंप्रेस ना हो सके, उसको हम रिजिड बॉडी बोलते हैं। A body is said to be rigid if it does not undergo any change in its size and shape, however large the external force may be acting on it.
ठीक है। तो कितनी भी आप उस पर फोर्स लगाइए, फॉर एग्जांपल जो टेनिस बॉल होती है, टेनिस बॉल को जब स्ट्राइक करते हैं तो टेनिस बॉल थोड़ी सी दबती जरूर है, ठीक है। जहाँ पर भी गिरती है वहाँ पर भी थोड़ी सी दबती जरूर है, दबने के बाद वापस रिस्टोर हो जाती है उसकी शेप और साइज़, लेकिन उसकी शेप और साइज़ में जिस टाइम स्ट्राइकिंग के टाइम पर थोड़ा सा डिफॉर्मेशन आता है, तो उस बॉडी को मैं रिजिड तो नहीं कह सकता। इसी तरह से जो क्रिकेट की बॉल है, क्रिकेट की बॉल को भी हम कुछ हद तक तो रिजिड कह सकते हैं, लेकिन एक्सट्रीमली रिजिड वो भी नहीं होती, थोड़ा बहुत वो भी दबती है, ठीक है। मामूली सा दबेगी, कुछ माइक्रोन्स दबेगी, लेकिन हमको वो दिखाई नहीं देता, तो हम कह देते हैं कि चलिए रिजिड बॉडी है वो। अच्छा, a body is said to be rigid if it does not undergo any change in its size and shape, however large the external force may be acting on it. कितनी भी बड़ी फोर्स लगाएं उसमें किसी भी तरीके का शेप साइज उसका चेंज नहीं होगा। सेंटर ऑफ मास ऑफ अ रिजिड बॉडी इज अ पॉइंट एट अ फिक्स्ड पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द बॉडी एज अ होल। तो सेंटर ऑफ मास एक रिजिड बॉडी की एक फिक्स्ड पोजीशन पर होती है, और कोई बॉडी है कभी कंप्रेस हो रही है, कभी एक्सपेंड हो रही है, कभी टेढ़ी मेढ़ी, बार बार शेप साइज उसकी चेंज हो रही है, तो भाई सेंटर ऑफ मास भी उसका बार बार चेंज होता रहेगा। तो रिजिड बॉडी का सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होगा, वो हमेशा फिक्स रहेगा। अब आ जाइए सेंटर ऑफ मास ऑफ रेगुलर बॉडीज़। तो रेगुलर बॉडीज़ का सेंटर ऑफ मास निकालना उतना ही आसान है जितना हमने यहाँ पर निकाला कि स्क्वायर का सेंटर ऑफ मास हमने कहाँ निकाल दिया, हमने देखा जहाँ पर डायगोनल्स दोनों के इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जो दिखाई देता है कि कहाँ उसका सेंटर है। तो लेंथ का सेंट्रल पॉइंट ले लिया और उसकी ब्रेथ का सेंट्रल पॉइंट ले लिया, वही उसका सेंटर ऑफ मास हो गया। तो आगे कुछ फिगर्स दे रखी हैं। फॉर बॉडीज हैविंग रेगुलर ज्योमेट्रिकल शेप एंड यूनिफॉर्म मास और डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिफॉर्म मास और डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ऐसा नहीं है कि अगर कोई स्क्वायर दे रखा है तो पता चला कि स्क्वायर का बस कोना कोना हैवी है, सारा मास यहीं पर इकट्ठा है, बाकी जगह मास उसका इकट्ठा नहीं है, तो फिर मैं उसको ये नहीं बोलूँगा कि वो यूनिफॉर्म रिजिड बॉडी हो गई, नहीं, नॉन यूनिफॉर्म रिजिड बॉडी होगी वो, भले ही उसकी शेप आपको बिल्कुल स्क्वायर जैसी दिखाई दे, तो तब भी मैं उसको नॉन यूनिफॉर्म रिजिड बॉडी बोलूँगा। तो जो रिजिड बॉडी होती है, रिजिड बॉडी में जो मास है वो भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तभी इस पूरे लेमिना के मास को मैंने इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ माना कि ये भी 1 किलो का, ये भी 1 किलो का और ये भी 1 किलो का, ऐसे माना। तो जरा देखिएगा थिन रॉड जो है, थिन रॉड का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर हो जाएगा, रॉड बनाइए, रॉड के सेंटर पर उसकी लेंथ का सेंटर लो, उसकी जो छोटी सी हाइट है उसका सेंटर लो, ठीक। ऐसे ही रिंग जो है, रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा, हवा में होगा। रिंग का सेंटर ऑफ मास जो है वो उस बॉडी पर नहीं होगा। कैसे, रिंग जो है तो बहुत से ऐसे एग्जांपल्स हैं जिनमें हम कहते हैं कि सेंटर ऑफ मास जो है वो बॉडी पर लाई ही नहीं करता। क्यों नहीं लाई करता, क्योंकि अगर हम किसी रिंग की बात करें तो रिंग जो है वो क्या है, सर्कल के अंदर सर्कल, ठीक। तो जैसे ये रॉड है, रॉड में तो हमने कह दिया कि लेंथ जो है उसका सेंट्रल पॉइंट लो और जो हाइट है उसका सेंट्रल पॉइंट लो, दोनों जहाँ पर मीट करेंगे वही सेंटर ऑफ मास हो गया। रिंग की बात करेंगे तो एक सर्कल, एक सर्कल के बाद दूसरा सर्कल और बीच में से गायब कर देते हैं, खोखला कर देते हैं बीच में से, तो हम ये कहेंगे इसका सेंटर ऑफ मास हवा में ही होगा, सेंटर में ही होगा इसके, और कहीं पर हो ही नहीं सकता, ठीक है। सेंटर ऑफ मास कौन सी पॉइंट हो गया, सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट हो गया जिस पॉइंट पर अगर मैं फोर्स लगाऊंगा तो वो उसी हिसाब से वो ट्रांसलेटरी मोशन मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन फॉलो कर सकता है, लेकिन अगर उसके अलावा कहीं पर फोर्स लगाएंगे तो भाई फिर वो रोटेशनल मोशन फॉलो करेगा, ठीक है। तो रिंग का सेंटर ऑफ मास फिगर दिखाई दे रही है ना, सेंटर कहाँ पर होगा, जहाँ पर इनका कॉन्सेंट्रिक सेंटर होगा दोनों सर्कल्स का। उसके बाद अगला देखिएगा डिस्क, डिस्क का भी सेंटर कहाँ पर होगा, जहाँ उसका सेंटर होगा। दूसरा रेक्टेंगुलर लेमिना, जहाँ पर दोनों डायगोनल्स इंटरसेक्ट करेंगे। तीसरा क्यूबिकल ब्लॉक, तो क्यूबिकल ब्लॉक में किस तरह से करें, जैसे ये क्यूबिकल ब्लॉक है, तो इसमें हम ये कहते हैं कि एक तो फ्रंट वाला फेस हो गया, एक बैक वाला फेस हो गया, तो फ्रंट वाले फेस का इधर वाला कोना और बैक वाले फेस का उधर वाला कोना, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। ऐसे ही फ्रंट वाले फेस का इधर वाला कोना और बैक वाले फेस का उधर वाला पीछे वाला कोना, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। तो ये इनके लॉन्गेस्ट डायगोनल्स होते हैं, ये जहाँ पर मीट कर जाएंगे हम ये कहेंगे कि भाई वो जो है आपका सेंटर ऑफ मास होगा, समझ गए, ठीक। इसमें भी ऐसा हो सकता है कि सेंटर ऑफ मास जो है वो हवा में हो, ठीक है। क्यूबिकल बॉक्स जो है जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा सॉलिड हो, खोखला भी तो हो सकता है। जैसे शूज़ का जो बॉक्स आता है, जूतों का जो डब्बा होता है, तो वो जो डब्बा है वो क्यूबिकल बॉक्स है, लेकिन अंदर से तो खाली है ना, तो हम ये कहेंगे उसके जो डायगोनल्स इंटरसेक्ट करेंगे वो कहाँ होंगे, हवा में लाई करेंगे, वो हवा में लाई करेंगे। तो इसलिए
जो हमारी हॉलो बॉडीज़ हैं, हॉलो बॉडीज़ का सेंटर ऑफ मास भी हवा में ही होगा, वो बॉडी पर लाई नहीं करेगा, ठीक। उसके बाद देखिएगा सिलेंडर, तो सिलेंडर का सेंटर ऑफ मास तो वही ये सिलेंडर है, तो सिलेंडर का सेंटर ऑफ मास कहाँ से गुजरेगा, जो इसकी हाइट है ना, हाइट का जो मिड पॉइंट है वहाँ उसका सेंटर ऑफ मास होगा, ठीक। ऐसे ही स्फीयर का सेंटर ऑफ मास, स्फीयर क्या है, एक बॉल, तो बॉल का जहाँ पर सेंटर होगा वो। ऐसे ही ट्रायंगुलर लेमिना, ट्रायंगुलर लेमिना क्या हो गया कि जैसे एक ट्रायंगुलर टुकड़ा हो गया इस तरीके से, ये ऐसे इस वजह से दिखा रखा है, जो डायग्राम है उसमें ऐसे इस वजह से दिखा रखा है कि ट्रायंगुलर मतलब जो ट्रायंगुलर शीट है उसकी थोड़ी सी मोटाई है, थोड़ा सा वो मोटा है। तो ट्रायंगुलर लेमिना जो है वो कहाँ पर उसका सेंटर ऑफ मास होगा, ट्रायंगल में एक आपने शब्द सुना होगा मीडियन। मीडियन का क्या काम होता है, जैसे 3 वर्टेक्स होते हैं, 1 2 और 3 वर्टेक्स मतलब 3 कोने, तो यहाँ से आपने सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को टच कर दिया ऐसे, यहाँ से आपने इधर वाली सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को टच कर दिया ऐसे, ऐसे यहाँ से इधर वाली साइड के मिड पॉइंट को टच कर दिया ऐसे। ये 3 मीडियंस जहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड। तो जो सेंट्रॉइड है वो सेंट्रॉइड ही इसका सेंट्रल पॉइंट होगा, जिसको हम सेंटर ऑफ मास बोल देंगे। ऐसे ही कोन है, तो कोन का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर निकलेगा, जो कोन की हाइट होगी, स्लैंट हाइट नहीं, जो सेंट्रल वाली हाइट होगी वो वहाँ पर, ठीक है। उसके बाद देखिए जी पेज नंबर 13 पर आ जाइए। पेज नंबर 13 पर देखना रोटेशनल मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी। तो अब हम आ गए रोटेशनल मोशन पर, ठीक है। ये तो रिजिड बॉडीज़ हमारी हो गई, रिजिड बॉडीज़, कुछ यूनिफॉर्म रिजिड बॉडीज़। उसके बाद देखिएगा, अच्छा ये जो यूनिफॉर्म रिजिड बॉडीज़ हमने करी है ना, इनके हर एक रिजिड बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेरिवेशन हमारे सिलेबस में था, ठीक है। वो डेरिवेशन नहीं करना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बस उसकी फॉर्मूले लर्न करने हैं आपको, तो उसकी एक शीट बना लेंगे, ठीक है, उस पर फॉर्मूले लिख लेंगे, 10-12 फॉर्मूले बनेंगे बस, वो भी थोड़ा बहुत आपस में रिलेट कर करके याद कर देना है बस, और कुछ नहीं। स्पेशली मेंशन कर रखा है कि नो डेरिवेशंस, ठीक है, तो वो करनी ही नहीं है आपको। चलिए जी, आप देखिए, a body is said to possess rotational motion if all its particles moves along circles in parallel planes. The centers of these circles lie on a fixed line perpendicular to the parallel planes, and this line is called the axis of rotation. This line is called the axis of rotation. तो हम ये कहेंगे कि एक बॉडी जो है उस बॉडी को हम ये कहेंगे कि वो सर्कुलर मोशन फॉलो कर रही है या रोटेशनल मोशन फॉलो कर रही है। वो कब कहेंगे हम, वो तब कहेंगे कि जब उसका हर पार्टिकल एक सेंट्रल एक्सिस से फिक्स्ड डिस्टेंस पर होगा, और वो जो डिस्टेंसेस हैं वो पैरेलल होंगे एक दूसरे के। कैसे, जरा देखना, अगर मैंने बोला कि एक कार है, ठीक है, ऊपर से कार हमको कुछ ऐसी दिखाई दे रही है, आप ये समझ लीजिए ऊपर से कार हमको ऐसी दिखाई दे रही है भाई ऑनलाइन वालों को। यस सर। चलिए, थोड़ी सी नज़दीक आ गई होगी अब कार। तो ये जो है, हमने ये बोला कि ये कार ना ऐसे ट्रैवल कर रही है, ये रोड है, ऐसे जाके ये रोड आगे सीधी हो जाती है, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि क्या ये सर्कुलर मोशन में हम कहेंगे हाँ, यहाँ से लेकर और यहाँ तक तो सर्कुलर मोशन ही है, कर्व पाथ है ना। ऐसा क्यों कहा जाता है, ऐसा इस वजह से कहा जाता है कि यहाँ से और यहाँ तक अगर इसको ऐसे एक्सटेंड कर दिया जाए, तो क्या हो जाएगा, एक सर्कुलर पाथ तैयार हो गया। तो एक सर्कुलर रोड इस तरीके से तैयार हो जाएगी। हमने माना कि अगर प्रैक्टिकली देख रहे हैं तो यहाँ से यहीं तक कर्व पाथ है, उसके बाद सीधी सड़क आ गई, फिर वो सीधी जा रही है गाड़ी। तो यहाँ पर इस गाड़ी का यहाँ वाला पार्टिकल वो कुछ डिस्टेंस पर होगा,
ठीक है, इसके एग्जैक्टली पीछे वाला जो पार्टिकल है वो भी उतने ही डिस्टेंस पर होगा, ठीक है। और इस तरह से हम ये कहें कि इस साइड वाले जितने भी पार्टिकल हैं, आखिरी कोने वाले जितने भी पार्टिकल हैं, तो वो जो हैं वो कुछ और डिस्टेंस पर होंगे, ठीक है, क्योंकि उनका रेडियस थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ठीक। तो वो जो पाथ फॉलो करेंगे ना, पार्टिकल्स जो पाथ फॉलो करेंगे वो सेम सेंट्रल पॉइंट से तो सेम डिस्टेंस पर होगा, लेकिन आपस में एक दूसरे के पैरेलल पाथ्स होंगे वो, ठीक है, आपस में वो एक दूसरे के पैरेलल पाथ्स होंगे। तो रोटेशनल मोशन को थोड़ा सा इस तरह से डिफाइन करा है। डेफिनेशन दोबारा देखिए, अ बॉडी इज सेड टू possess रोटेशनल मोशन इफ ऑल इट्स पार्टिकल्स मूव अलोंग सर्कल्स इन पैरेलल प्लेन्स। वो पैरेलल प्लेन में सर्कल के अलोंग ही मूव करें सारे पार्टिकल्स उसके। हम पार्टिकल्स की बात क्यों कर रहे हैं, हम तो सीधा सीधा कह देंगे कि अगर एक बॉडी एक सर्कुलर पाथ में चल रही है तो वो रोटेशनल मोशन है, ठीक है। लेकिन हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमें उसको पार्टिकल से भी कोऑर्डिनेट, पार्टिकल से भी हमको उसको कोरिलेट करना है, क्योंकि अभी हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स करके आए हैं ना, जिसमें पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास क्या है, पार्टिकल्स की वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, अभी देख कर आए हैं, तो उससे भी इसको कोरिलेट करेंगे, इसलिए ये मैं बता रहा हूँ। तो देखिएगा फिर है द सेंटर्स ऑफ दीज सर्कल्स लाई ऑन अ फिक्स्ड लाइन परपेंडिकुलर टू द पैरेलल प्लेन्स। तो जो इनकी जो सेंटर वाली जो लाइन है वो इस प्लेन के, जैसे ये वाला प्लेन है तो उसके परपेंडिकुलर होगा। हम जानते हैं कि यहाँ पर जो है जरा से डिस्टेंस के लिए अगर देखें तो टेंजेंशियल डायरेक्शन होगी और टेंजेंट और रेडियस के बीच में हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है। ये आपने 10th क्लास में भी करा होगा, ठीक है ना। तो वो चीज़ इसकी डेफिनेशन भी इन्होंने बताई है। उसके बाद आप देखेंगे ये करने के बाद में फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन। तो इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन क्या है, जैसे आपका ये था ना इक्वेशंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो थी, जैसे आपका v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, वही सारी इक्वेशंस हैं और उसी तरीके से होंगी, आसानी से समझ में आ जाएंगी, डेरिवेशन आपका बेहद आसान है। मैं पहली रोटेशनल मोशन देखता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, और यहाँ पर हम ना इसको कोरिलेट करके चलेंगे लीनियर से। तो ज़रा ऐसे ही सोचो आप, ये लीनियर में हमारे पास क्या था, पहली इक्वेशन क्या थी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो फाइनल वेलोसिटी क्या थी, v थी यहाँ, और वो थी लीनियर वेलोसिटी। हम रेडियल वेलोसिटी को, रोटेशनल वेलोसिटी को ओमेगा बोलते हैं, ठीक है, हम उसको ओमेगा बोलते हैं। तो भाई इसकी जगह तो आ जाएगा ओमेगा, ठीक है। ये इनिशियल वेलोसिटी है तो इनिशियल रोटेशनल वेलोसिटी की जगह आ जाएगा ओमेगा नॉट। ये एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन की जगह आ जाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, और टाइम ही रहेगा, टी जो है वो टी ही रहेगा। इसी तरीके से जब हम s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर की बात करेंगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो भाई ये तो अल्फा, टी टाइम यू ओमेगा नॉट, और ये जो s है ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट था। अब मैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करूँगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर s की जगह थीटा, u की जगह s की जगह थीटा, u की जगह ओमेगा, और v की u की जगह ओमेगा नॉट, v की जगह ओमेगा, t की जगह t और a की जगह अल्फा, बस ये आएगा। और इन सब के आपको क्या करने हैं, इन सब के आपको डेरिवेशन करने हैं। डेरिवेशन का सेम वही तरीका है जो फर्स्ट चैप्टर में करा है, ठीक है। मैं करवाऊंगा इसको कल की क्लास में, आगे कंटिन्यू करवाऊंगा, लेकिन एक बार करना कि जहाँ तक जितना हमने अभी करा है पेज नंबर 12 तक, वो सारा तो एक बार खुद से लिख कर प्रैक्टिस कर लेना, आसान है, अभी करोगे तो आसान लगेगा। उसके बाद जो ये इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन है एक बार पढ़ जाना है, इसको ऐसे ही पढ़ देना, आपको बेहद आसान लगेगी, ये कर चुके हैं, ठीक है। तो मैं फटाफट करवाई दूँगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आज इतना ही कर लीजिए। ओके, ठीक है, तुम दोनों को बुलाऊंगा भी आगे, ठीक है, 10:30। ओके ओके।